कितनी बड़ी चुनौती वो सरकार के लिए बनने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो पहला हफ्ता ही संसद के सत्र का बीता है। चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी राहुल गांधी को मिली और उन्होंने इसको स्वीकार किया है। मुझे लग रहा है राहुल गांधी उससे कितना न्याय कर पाते हैं राहुल गांधी के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन अभी जिस तरीके से 2 दिन उन्होंने भूमिका निभाई है, मुझे लग रहा है वो तो उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है। कि राहुल गांधी अब जो भी बोलेंगे वो हमेशा मोदी से उनकी तुलना की जाएगी। जो पद होता है वो जिम्मेदारियां ज़्यादा देता है, आज़ादी कम करता है। चुनौती सरकार के सामने है कि एक ऐसा नेता जो यथार्थपरक है, एक ऐसा नेता जो पढ़ा लिखा है, एक ऐसा नेता जो अपनी बातों को बहुत ही तार्किक तरीके से रखता है, और एक ऐसा नेता जिसका पब्लिक कनेक्ट बहुत बेहतर है, वो विपक्ष का नेता है। आज की तारीख में सदन के अंदर राहुल गांधी के अलावा कौन ऐसा नेता सर्वमान्य है किसी भी पार्टी में जो सारे दलों को स्वीकार हो नेता विपक्ष के रूप में? तो इसलिए भी उनका ही नेता विपक्ष बनना स्वाभाविक भी है। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने आपका पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी लेकर। देखिए, 4 जून को नतीजा आए, उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे जिस तरह से विपक्ष के नंबर बढ़े और खास करके कांग्रेस पार्टी जिस तरह से 99 पर पहुंची। उसके बाद ये बात हो रही थी कि आखिर नेता विपक्ष कौन होगा, क्योंकि 10 साल के बाद नेता विपक्ष बनाने के लिए वो हकदार हुए और 99 सीटों के साथ फैसला इस बात पर अटका हुआ था कि क्या राहुल गांधी होंगे। पहले भी खबरों के खिलाड़ी पर हमने चर्चा किया और अब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते रहे, जिस तरीके से सरकार को घेरते रहे, अब जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं तो तमाम अहम कमेटियों में विपक्ष के नेता के तौर पर वो शामिल होंगे, लोक लेखा समिति में वो होंगे। सवाल यह है कि कितनी बड़ी चुनौती वो सरकार के लिए बनने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो पहला हफ्ता ही संसद के सत्र का बीता है और अब सोमवार से फिर सत्र शुरू होगा। क्या कुछ होगा और आगे भी लगातार सरकार के कामकाज पर सवाल तो वो उठाते रहे, लेकिन अब बहुत सारी कमेटियों में होंगे, इसलिए बड़ा अहम हो जाता है इस चीज़ को समझना। और तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, रामकृपाल सिंह जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है सर। समीर जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। राहुल गांधी क्योंकि अब लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, पहले बहुत सारी बातें होती रही, उनकी भूमिका एक सांसद की नहीं रही, अब बहुत गंभीर, पहले भी गंभीर थे लेकिन अब अति गंभीर वाली भूमिका में आ गए हैं। सरकार के साथ अब तमाम चाहे अहम जो नियुक्तियां होती हैं उसमें भी उनकी सहमति की जरूरत होगी। लोक लेखा समिति को तो वो रहेंगे ही और सारी चीज़ों पर नजर रखेंगे। कितनी चुनौती होने वाली है नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए? देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता का पद जो स्वीकार किया, जिसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास किया और पहले लग रहा था कि राहुल गांधी स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है एक अच्छा कदम है, राहुल गांधी को स्वीकार करना चाहिए था। कांग्रेस को जिस तरीके से 10 साल के बाद सीटें मिली है, 99 सीट मिली है, राहुल गांधी दोनों सीटें जीत कर आए और जिस तरीके से विपक्ष मजबूत इस बार दिख रहा है 224 सीटों के साथ पार्लियामेंट के अंदर, जो 2014 और 2019 में हमें देखने को नहीं मिला था, तो निश्चित रूप से एक बड़े विपक्ष के साथ एक राहुल गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी लेना अच्छा संकेत है इस 18वीं लोकसभा सत्र के रूप में देखा जाए। देखिए, अभी तक तो ये होता था कि विपक्ष के अंदर भाई कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी थे, तो वो कांग्रेस के नेता थे, विपक्ष के नेता नहीं। अब राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, कांग्रेस अब विपक्ष के नेता। तो राहुल गांधी को अब सिर्फ अपनी पार्टी के साथ ही नहीं, अखिलेश यादव भी आज बड़ी ताकत के साथ 37 सांसदों के साथ वहां पर है, ममता बनर्जी के 29 सांसद है, डीएमके के 22 सांसद है, दूसरी और दल भी है जो राहुल गांधी के साथ जुड़ेंगे। तो राहुल गांधी को पूरे विपक्ष को साथ लेकर चलना पड़ेगा। किसी मुद्दे पर अगर सरकार को घेरना है तो विपक्ष के साथ मिलकर रणनीति बनाने की सबको तैयार करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है एक अच्छी निर्णय राहुल गांधी का रहा है। और देखिए, राहुल गांधी पहली बार की संवैधानिक पद पर बैठे हैं। उन्हें एक प्रधानमंत्री मोदी के एक कॉम्पिटिटर के रूप में जब भी चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन होगा, तो राहुल गांधी का नाम प्रमुखता से लिया जाता रहा और उन्हीं दोनों के बीच में हमेशा सर्वे में आगे और पीछे अंक आते रहे। तो मुझे लगता है कि अब विपक्षी नेता राहुल गांधी बने तो एक शेडो प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। और अगर 2029 में राहुल गांधी बहुत गंभीरता से अगर एक प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता के सामने अपनी छवि रखना चाहते हैं, तो ये उन्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है विपक्ष के नेता के रूप में। 5 सालों बहुत बेहतर विपक्ष के नेता की भूमिका निभाए, अच्छे मुद्दे उठाए, संसद में अच्छा भाषण दे, सरकार को संसद के अंदर घेरे, सड़क पर अगर जरूरत पड़े तो विपक्ष को साथ में लेकर संघर्ष करें। और उसके बाद 2019 में अगर वो जाएंगे तो जनता इस बात को देखेगी कि राहुल गांधी ने 5 साल विपक्ष के रूप में 2029 में, तो जनता इस बात को देखेगी कि राहुल गांधी ने किस तरीके से 5 साल दिया है। और 2029 में अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक कंप्यूटर के रूप में निभल के आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि जनता के सामने भी एक अच्छा विकल्प रहेगा। तो एक बड़ी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी राहुल गांधी को मिली और उन्होंने इसको स्वीकार किया है। मुझे लग रहा है राहुल गांधी उससे कितना न्याय कर पाते हैं राहुल गांधी के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन अभी जिस तरीके से 2 दिन उन्होंने भूमिका निभाई है, मुझे लग रहा है वो तो उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है। 2 दिन वो कुर्ता पहनकर आए थे, भले ही बाद में उन्होंने टी शर्ट पहन ली। पहला भाषण अंग्रेजी में दिया, लेकिन अच्छा भाषण दिया, उसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली बात उन्होंने नहीं की है। अब उन्हें हर सत्र के अंदर एक अच्छे भाषण से उम्मीद की जाती है वो पढ़ लिख कर आए, एक अच्छा मुद्दों पर चर्चा करें। कई कम्युनिटी में रहेंगे वो लोक लेखा
कमेटी में वो रहेंगे, सीबीआई के डायरेक्टर की जब नियुक्ति होगी तो उसके अंदर रहेंगे, कई तमाम नियुक्तियां होंगी, चुनाव आयोग की नियुक्ति तो उसके अंदर वो रहेंगे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के गंभीर नेता की जो छवि अब बनते जा रही है, उन्हें उसे बढ़ाना चाहिए। जो जिस छवि से वो मतलब जिस क्राइसिस से गुजर रहे थे गंभीर नेता की छवि से, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा जिम्मेदारी उन्होंने ली है, वो बेहतर प्रदर्शन करे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में 2029 में भारतीय जनता पार्टी के सामने विकल्प के रूप में देश की जनता के सामने अपने आप को पेश करें। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। विनोद सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक जब से सांसद है राहुल गांधी, लगातार एक अलग छवि उनकी बनाने की कोशिश हुई। भारत जोड़ो यात्रा के बाद बहुत सारी चीज़ें उसमें बदलती हुई दिखी और शायद जो परिणाम है, भले हम विधानसभा के नतीजों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जो परिणाम है उसमें एक बड़ी भूमिका मान सकते हैं। राहुल गांधी के लिए खुद भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ा मौका है। राहुल गांधी को वाकई उस जिसकी चर्चा बार बार पार्टी के तौर पर तो होती रही, लेकिन अब पूरे विपक्ष के तौर पर कि राहुल गांधी ही एक ऑल्टरनेट है, और वहां पर सीधे तौर पर वो गंभीरता, वो मजबूती दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा मौका उनके लिए है और देश के लिए भी वो संदेश देने का मौका है। निश्चित रूप से देखिए, नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी के सामने बहुत अवसर है अपने को प्रस्तुत करने का, अपने को प्रेजेंट करने का और ये बताने का कि जो उनके बारे में धारणाएं बनी थी वो गलत थी और उनका जो है असली स्वरूप ये है। और अभी तक जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया है वो भी काफी जिम्मेदारी से एक्ट किया है। जैसे सबसे पहली बात कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास कर से उनसे अनुरोध किया कि वो बने, जिसको उन्होंने स्वीकार किया। ये एक रणनीति थी, क्योंकि आज तक मुझे नहीं याद है कि कभी वर्किंग कमेटी ने किसी को नेता विपक्ष बनाने के लिए अनुरोध किया हो, प्रस्ताव पास किया हो। तो इससे क्या हुआ कि पूरी पार्टी में उनकी स्वीकार्यता पहले भी थी, लेकिन एक ऑफिशियल स्वीकार्यता हो गई। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज जिसको हम लोग मिस कर रहे हैं कि राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने की घोषणा से पहले इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं की बैठक हुई। हाँ। अब उस बैठक में ये फैसला किया गया कि राहुल गांधी नेता विपक्ष होंगे और उसके बाद उस बैठक में यानी उन सारे नेताओं की सहमति के बाद केसी वेणुगोपाल ने घोषणा की रात को कि राहुल गांधी नेता विपक्ष होंगे और वो चिट्ठी भेज दी गई है उनको, स्पीकर को भेजी जा रही है। तो एक तरह से जो भी हमारे सभी भाई कह रहे थे, सदन में भी राहुल गांधी ने नीट पर जो बात कही, उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने, उन्होंने कहा कि हम पूरे विपक्ष ने बैठकर उस पर चर्चा की कि सर उसी क्रोनोलॉजी में आ रहा हूँ। हाँ। जो समीर ने कहा ना कि उनको सबको साथ रखना पड़ेगा, उसी तरह वो एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई। जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी चुने गए तो गए और उन्होंने पूरी जो परंपरा है कि नेता विपक्ष के रूप में मोदी जी से भी बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया, बिरला जी से भी, और उनका जो पूरी बॉडी लैंग्वेज जो भाव भंगिमा थी बहुत अच्छी थी, मतलब उस एक गंभीर नेता वाली थी। और उसके बाद जो उन्होंने अपना बधाई दी, उस बधाई में भी कहा I thank and congratulate you on behalf of entire opposition, not from the Congress party. वो ये भी कह सकते थे from the Congress party and opposition. उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, उनका इंटायर अपोजिशन। तो ये चीजें जो है, इससे लगता है कि उनके अंदर एक परिपक्वता आई है और वो समझ रहे हैं इस चीज को कि वो सिर्फ कांग्रेस के नेता सदन में नहीं है, वो विपक्ष के नेता है। इसीलिए कल भी उन्होंने ये सदन में कहा कि पूरा विपक्ष जो है ये चाहता है, और साथ में उन्होंने कहा कि मैं सरकार से और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस मुद्दे पर जो है चर्चा करा के एक कंसेंसस बनाई जाए मिलजुल करके, ताकि जो बच्चे बाहर हैं, जो ट्रॉमा में हैं, उनको एक राहत मिले, उनको लगे कि देश की संसद ने उन पर चर्चा की है। ये और ये बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट था, मुझे इसमें कहीं कोई गड़बड़ी या वैसी गंभीरता नहीं दिखाई पड़ी। तो इस तरह से अब उस पर बहस हो सकती है कि वो क्यों उस पर अड़े और क्यों नहीं अड़े। अगर नहीं अड़ते तो ये होता है नेता विपक्ष को मौका खो दिया उन्होंने, ये मौका था सरकार को घेरने का। तो दोनों तरह की राय हो सकती है, लेकिन उनका जो भाषण या उनकी जो वो है वो अभी तक जो है एक बेहतर वो है। दूसरी बात यह है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें नेता विपक्ष को प्रधानमंत्री के समानांतर माना जाता है, शैडो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। इंग्लैंड में तो शैडो कैबिनेट भी होती है, हमारे यहाँ भी वो परंपरा नहीं है शैडो कैबिनेट की, लेकिन हर कमेटी में वो रहेंगे, सिलेक्शन कमेटीज में वो रहेंगे, सीबीआई, सीआई और सीबीसीयू में, पार्लियामेंट्री तमाम कमेटियों में रहेंगे। जब इंटरवीन करना चाहेंगे इंटरवीन कर सकते हैं। हर सरकारी समारोह में, वैदेशिक कूटनीतिक या उसमें समारोहों में औपचारिक तौर पर उनको रहना और रहेंगे। तो और दूसरा, वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को सीखने, समझने और करने और परफॉर्म करने का मौका उनको मिलेगा, और उनको बतौर नेता विपक्ष सदन में रहना होगा। जो अभी तक एक शिकायत थी कि साहब सदन में कम आते हैं, तो ये सारी चीजें उनको करनी पड़ेंगी, जिससे उनके व्यक्तित्व का भी विकास होगा। और निश्चित रूप से आज की तारीख में सदन के अंदर राहुल गांधी के अलावा कौन ऐसा नेता सर्वमान्य है किसी भी पार्टी में जो सारे दलों को स्वीकार हो नेता विपक्ष के रूप में। तो इसलिए भी उनका ही नेता विपक्ष बनना स्वाभाविक भी है
और उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से होती रही राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की, और अब वो काफी हद तक फलीभूत होती हुई दिख रही है। चुनौती कितनी होगी रामकृपाल सर बीजेपी के लिए? एक चीज सर, एक लाइन हो, साथ ही साथ उनको एक जिम्मेदारी ये भी निभानी पड़ेगी कि जब वो विदेश यात्रा में जाएंगे तो थोड़ा जिम्मेदारी से अपनी बात कहनी होगी उनको। हाँ, चुनौती कितनी बड़ी होगी? और ये लास्ट बात जो कही, क्योंकि वो नेता विपक्ष है। हाँ, बिल्कुल सही है, बस उसमें एक थोड़ा सा परिवर्तन कि वो विदेश में थोड़ी सी लापरवाही भले कर लें, लेकिन देश में जो बोलें वहाँ बहुत सतर्क होकर बोलें। राहुल जी, जैसा मैंने पहले कहा था और सही है कि अब तक मैं किसी के बारे में कोई वो नहीं करता, मैं हमेशा उम्मीद रखता हूँ, और राहुल जी जब गए हैं तो बहुत सोच समझ के उन्होंने जिम्मेदारी ली होगी। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अब तक विपक्ष में एक नेता के रूप में जैसे कांग्रेस के, वो एक उन्मुक्त पंछी की तरह उड़ते थे। यानी जो भी हैं, मैं अनुशासन की बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बॉडी लैंग्वेज आ, लेकिन जब आप सड़क पर कुछ बोलते हैं, मोहल्ले में बोलते हैं, कस्बे में बोलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से तथ्यात्मक गलत होती हैं। लेकिन कल आप सदन में जब बोलेंगे तो ध्यान रखिए कि वो रिकॉर्ड में होता है, और उससे फिर अगर कहीं कुछ गलती हो गई तो ये, क्योंकि जैसा सही कह रहे हैं आप दोनों मित्र कि राहुल गांधी अब जो भी बोलेंगे वो हमेशा मोदी से उनकी तुलना की जाएगी। एक चीज़ है, सबका अलग अलग होता है। तो एक तो ये है कि जो पद होता है वो जिम्मेदारियां ज़्यादा देता है, आज़ादी कम करता है। और चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जब आप किसी जिम्मेदार पद पर बैठेंगे तो तय जान लीजिए कि आप हर समय अग्नि परीक्षा दे रहे होंगे। जितनी कमेटियां आपने बताई, लोक लेखा समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ। उसमें पूरा जिस तरह से खर्चे का पूरा ब्यौरा होता है उसमें, वो कैग की रिपोर्ट आती है, सारी की सारी चीज़ें, उसमें बात वही होती है कि देखिए आपको अध्ययन बहुत करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि हर आदमी हर चीज़ का मास्टर नहीं हो सकता, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन, लेकिन एक चीज़ में तो आपको कहीं ना कहीं से जो विषय आया है उसमें मदद ले सकते हैं। मैं नहीं मानता कि संस्कृत वाला जो होगा, हिस्ट्री वाला वो केमिस्ट्री पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सब्जेक्ट हर तरह के आएंगे। तो अब आपको, मैं बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूँ, जैसा राहुल जी ने एक मीटिंग में MRP और MSP पर जैसे लगा कि अब आपको MRP और MSP जब आप बोलेंगे तो दोनों का फ़र्क समझना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूं, और ये मैं तो हमेशा से एक बात कहता रहा कि इस देश में सन 52 से लेके आज 2024 तक 5 साल केंद्र में ये सरकार तभी चली है जब उसका प्रधानमंत्री कांग्रेस का रहा हो या बीजेपी का, वरना नहीं चली है। 6 प्रधानमंत्री सन 52 से लेकर के आज तक 6.5 साल टोटल चले हैं। मोरारजी देसाई से लेकर के गुजराल तक जोड़ लीजिए तो 6 होते हैं, 6.5 साल चले हैं। तो मैं तो बार बार इस बात को कह रहा था कि अगर भारत में एक ऐसा विपक्ष दिखाई पड़े जो विकल्प के रूप में हो, आज कम से कम इस बात में है कि राहुल ने और जो अभी चाहे वो मिल करके जैसे भी हो, एक उम्मीद की किरण जगी है कि कम से कम देश में एक अल्टरनेट रहे। और मैं उनसे उम्मीद करता हूं, और जब उन्होंने जिम्मेदारी ली है तो अध्ययन करेंगे। देखिए, एक बेसिक फ़र्क है थोड़ा सा, जैसे मैं हूं, मान लीजिए कि मेरे लिए मुंशी प्रेमचंद, मैं 72 साल की उम्र का हूं, मैं जब गांव में रहता था तो मेरे लिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी बिल्कुल उस तरह के करैक्टर मुझे दिखाई पड़ते थे, वो मेरे लिए तथ्य था, फैक्ट था। लेकिन मेरा बेटा, जब मैंने उसको कहा कि पढ़ो मुंशी प्रेमचंद को, तो ये मैं मान के चल रहा था कि इसको फिक्शन लगेगा। तो एक फर्क होता है। मोदी के लिए 15 साल 14 साल जीवन के उन्होंने यहाँ वहाँ हिमालय, गांव, गुरु यहाँ बिताए हैं। उसके बाद 15 साल वो संगठन में रहे हैं, और आखिर के 15 साल या 20 साल वो सत्ता में रहे। तो एक बड़ा लंबा अनुभव उनको है, और जब अनुभव होता है तो आप एक जादूगर की तरह मास्टर भी हो जाते हैं चीज़ों को वो करने में। तो
मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल जी को दो चीज़ है, या तो आप जिस फील्ड के मास्टर नहीं हो उसमें compete करने की कोशिश मत करो, एक डिफरेंट इनोवेटिव आइडिया। और जो अभी तक विपक्ष की तरफ से मैं सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, मत भूलिए कि 2029 या आगे चल करके ये बहुत कुछ ज़मीनी सच्चाई बदलने वाली है। डिलिमिटेशन के बाद ये जो 450-500 है ये 850 होने जा रहा है। कैसे क्या होगा? तो मैं ये कहता हूँ कि आने वाला समय जो है वो कि कौन सी चुनौतियाँ खड़ी करेगा, और ऐसे में एक राष्ट्र का मॉडल लेकर के आप, हमेशा ये बात होती है कि एक सपना हर वो नेता होता है जो हर क्रांतिकारी सपनों में जीता है और सपने दिखाता है। सपने दिखाने पड़ेंगे एक भारत का, भावी भारत का, आने वाली चुनौतियों से भरे एक हिंदुस्तान का क्या मॉडल है। अब ये मॉडल दूसरों की अपेक्षा लोग राहुल से अपेक्षा रखेंगे, जानना चाहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुनील सर, जो बात विनोद जी ने कही उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत बड़ा मौका तो है ही, किस तरीके की एक तो रणनीति होनी चाहिए, और दूसरा महत्वपूर्ण चुनौती मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से तमाम सवाल पहले भी उठाते रहे हैं, अब लोकसभा के भीतर अभी तो 2 दिन चली हमने कार्रवाई देखी, अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी, फिर और भी सत्र आएंगे। किस तरह की परिस्थिति देखने को मिलेगी? क्योंकि कई बार राहुल गांधी बहुत एग्रेसिवली अपनी बातों को रखते हैं। चाहे अब तो विपक्ष के नेता के तौर पर चीज़ों को अलग तरीकों से रखना होगा और सबको साथ लेकर चलना होगा। राहुल गांधी ने विपक्ष की विश्वसनीयता जिस तरीके से कमज़ोर करने की संगठनात्मक और संस्थापक प्रयास किए जा रहे थे बीजेपी की ओर से, उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया है। जनता के बीच में विपक्ष की विश्वसनीयता बढ़ाई है। एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो सत्तारूढ़ दल से बड़ी मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिखाई पड़ा है और लोकप्रियता हासिल की है। जो सत्तारूढ़ दल विपक्ष को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान यह कहता था कि यह जो विपक्ष के लोग हैं दर्शक दीर्घा में दिखाई पड़ेंगे, इस अभियान, इस मुहिम के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों को के साथ पहुँचे हैं लोकसभा में। सब विपक्ष के नेता के रूप में एक बहुत ही सटीक, बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति का ये चयन है। राहुल गांधी को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाना चाहिए जो जनता के सवालों पर हमेशा सड़क पर रहा और सरकार से जूझता हुआ नजर आया। मुझे नहीं याद है, मतलब ये बात बाकायदे प्रायोजित तरीके से कही गई कि राहुल गांधी ने अगंभीर बातें की, लेकिन कोई कोट नहीं करता इस बात को। ये कहा जाता है कि उनके कौन सी ऐसी बात थी जो अगंभीर थी, अतार्किक थी, संदर्भहीन थी। नहीं, मेरे मन में यही सवाल चल रहा था, क्योंकि अभी भी जब बात हो रही है राहुल गांधी की लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, तो बहुत सारे लोग, अभी रामकृपाल सर भी और बहुत सारे तमाम लोग, उदाहरण देते भाई उनको पढ़ लिख कर आना चाहिए, आना पड़ेगा, बहुत तैयारी के साथ आना पड़ेगा। जाहिर सी बात है वो मदद लेंगे। मैं आदर्श जी में उदाहरण जानना चाहता हूँ। मैं राहुल गांधी को कई लोग विभिन्न लोकसभाओं में 17वीं में, 16वीं में, 15वीं में मैं उनको सुनता चला रहा हूँ। कोई ये कहे कि यह विषय था जिस पर वो विषयांतर होकर के उन्होंने बात की, अतार्किक बातें की, संदर्भहीन बातें की, यथार्थ से परे बातें की। आप कहने के लिए कुछ भी कहिए, आप जो बार बार ये कहा जाता है कि उन्होंने एक भाषण दिया कि आलू डालो सोना निकलेगा, वो वास्तव में किसका बयान था? तो यह एक तरह का इकोसिस्टम है जिसमें राहुल गांधी को अविश्वसनीय बनाने का कोशिश की गई। और न केवल राहुल गांधी तो मेन टारगेट थे पूरे के पूरे विपक्ष को। राहुल गांधी ने कभी भी संदर्भहीन बात नहीं की, जहाँ तक मुझे मेरी स्मृतियों में। एक ऐसे नेता के रूप में वो सरकार के सामने है जिसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज अभी तो CSDS का एक सर्वे आया जिसमें प्रधानमंत्री की तुलना में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। इसके आंकड़े हैं सोशल मीडिया पर, जिसको आप बदल नहीं सकते। आप कुछ अपने हाथ से नहीं, मैनुअल कोई इंटरफेरेंस नहीं है कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को सुनने वाले कितने लोग हैं और प्रधानमंत्री को सुनने वाले कितने लोग हैं, उनके वीडियो को देखने वाले कितने लोग हैं, राहुल गांधी की वीडियो को देखने वाले कितने लोग हैं। ये चीज़ें सामने आने लगी और यह कंटेंट के बगैर नहीं हो सकता। कोई आपका आवश्यक नहीं कि आपका समर्थक हो, आपके साथ हो, बिना कंटेंट के संभव नहीं है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एक ऐसा नेता सामने खड़ा है जो तार्किक है, जो यथार्थपरक है, जिसके पास जमीन की हकीकत पता है, जिसने इस देश की सड़कों को पैदल नाप दिया, जिसने लोगों के साथ कनेक्ट स्टेब्लिश करने की कोशिश की, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास किया। यह जनता से जुड़ा हुआ ही कोई एक नेता हो सकता है जो ये नीट के परीक्षार्थियों को अपने घर बुला के बात करे।
अगर 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 आप लोगों से जुड़े हुए नहीं हो सकते तो आप इतनी दूर तक जा ही नहीं सकते। एक सब्जी बेचने वाले को बुला करके उसका वीडियो देख करके आप उसको अपने घर बुलाएं, यह संवेदना की एक माने बहुत बड़ा मानक है। ये सामान्य बात नहीं होती, और कोई नेता इसीलिए लोकप्रिय होता है। तो जो चुनौती सरकार के सामने है कि एक ऐसा नेता जो यथार्थपरक है, एक ऐसा नेता जो पढ़ा लिखा है, एक ऐसा नेता जो अपनी बातों को बहुत ही तार्किक तरीके से रखता है, और एक ऐसा नेता जिसका पब्लिक कनेक्ट बहुत बेहतर है, वो विपक्ष का नेता है और विभिन्न विषयों को उसकी ऐसा तो व्यक्ति नहीं है ना जो हमसे आपसे किसी से बात करने में घबराता हो, लोगों के सवाल लेने में भागता हो। हाँ। किसी भी फोरम पर अंतर्राष्ट्रीय बात कहा जाता है, विदेशों में कौन सी ऐसी बात कह दी राहुल गांधी ने? कोई एक बात कहे, सरकार की आलोचना, देश की आलोचना होती है। और अगर आप सरकार की आलोचना ही नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि आप लोकतंत्र में रहते हैं, दोनों बात तो नहीं सही हो सकती ना। कौन सी गैर तथ्यहीन बातें की, गलत बातें की, संदर्भहीन बातें की, आप उसका उल्लेख किया जाना चाहिए कि ये चीज़ें हैं जो उन्होंने गलत कहा। ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो मेरा अपना मानना है कि एक विपक्ष के नेता के रूप में लोगों को साथ लेकर के चलने की क्षमता, लोगों की बातों को सुनने की क्षमता, पब्लिक से जुड़ने की क्षमता, किसी भी विषय पर लोगों के बीच में उपस्थित होने की क्षमता। मणिपुर में पूरी सरकार नहीं गई और व्यक्ति 3 दिन घूमता रहा, अपने तमाम सुरक्षा संबंधी सुझावों को दरकिनार करके भी। ये सामान्य बात होती है। नेता हम आप किसी को नेता क्यों मानते हैं? तो व्यक्ति हमारी संवेदनाओं के साथ जुड़ता है, हमारी परेशानियों को अपनी परेशानी समझता है। और अगर ऐसा कोई नेता सामने हो सरकार के तो उसके लिए चुनौती है। लोकप्रिय अगर नेता अगर सामने हो सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी को लोग क्यों मानते थे? एक बड़ा नेता, एक ऐसा नेता जो लोगों के बीच में पॉपुलर हो। तो राहुल गांधी के सामने ये स्थिति, सरकार के सामने ये राहुल गांधी के रूप में जो लोकप्रिय नेता, और जो इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जो अतार्किक नहीं है, लोगों से जुड़ना चाहता है और पूरे विपक्ष को समेट करके आगे बढ़ना चाहता है। उसको अपनी छवि निखारने के बजाय विपक्ष की ताकत स्टेब्लिश करने की कामना ज़्यादा है। एक आखिरी सवाल विनोद सर, रामकृपाल जी भी कह रहे थे, सुनील सर भी वही बात लगभग कह रहे हैं। ये जो मौका है, अभी तक तो आप एक तस्वीर बता रहे थे, अभी तक तो कांग्रेस पार्टी बता रही थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, या विपक्ष के कुछ नेता बोलते थे कि प्रधानमंत्री के तौर पर। अब तो आप उस पद पर हैं, वो औपचारिक पद आपके पास है कि आप ऑटोमेटिकली एक विकल्प के तौर पर देखे जा सकते हैं अगर प्रदर्शन उस तरीके से रहता है। 52 से 99 पर आ गए, वो भी उसी तरीके से आपको देख रहे हैं। तो ये एक तो बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी है, राहुल गांधी के लिए बड़े मौके के तौर पर बार बार मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एक मुद्दा, एक हवा बनाई जाती रही उनकी इमेज को लेकर, धारणा जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें बताई जाती रही लोगों को, चाहे सोशल मीडिया अलग अलग तरीके से, लेकिन वो अब टूट गई। अब जाहिर सी बात है, ये जिस रोल में है उसको लेकर के भी अलग अलग धारणा बनाने की कोशिश होगी, और होगी क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना हम लगातार देखते रहें, तो ये भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है। देखो, चुनौतियाँ तो है राहुल गांधी के सामने निश्चित रूप से, और चुनौतियाँ नेता के सामने होती है तभी नेता निखर करके और बड़ा बनता है। मुझे जब से राहुल गांधी ने नेता विपक्ष के पद संभाला है, तब से एक खास इकोसिस्टम को बड़ी तकलीफ हो रही है। पहले वो सारे लोग कहा करते थे नहीं वो नहीं बनेंगे, वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते और राहुल गांधी का मतलब ही नहीं है बनने का। अब जब बन गए तो सफल नहीं होंगे, वो ऐसा कर देंगे, वो ये कर देंगे, मतलब। और ये आज से नहीं चल रहा, ये जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तब भी अरे ये तो नाटक है, 2 दिन बाद मान जाएंगे, अच्छा फिर वही बनेंगे, फिर वो अभी तो उसे मनाने, लेकिन वो हर बार वो लोग गलत साबित होते जा रहे हैं, राहुल गांधी को गलत साबित करते जा रहे हैं। मुझे लगता है फिर गलत साबित करेंगे राहुल गांधी उनको। और जैसा कि शुक्ला जी ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कंपैशन जो होता है ना एक आम आदमी के प्रति, वो जो दिखाया है, वो चाहे उनकी भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, चाहे इससे इतर उनका वो, आप लोग उसको पॉलिटिकल स्टंट भी कह सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल स्टंट दूसरे क्यों नहीं करते? हाँ, उनको किसने रोका? उनको किसने रोका है अगर पॉलिटिकल स्टंट है तो? और या जनता को समझना, उसको नज़दीक से उसके दुख दर्द को समझना, उसकी तकलीफ को समझना, उसका भी तरीका है। अब महात्मा गांधी अगर जेल में कैदियों का पखाना साफ करते थे, अगर वो हरिजनों की बस्ती में जा कर के, दलित बस्तियों में, उसमें उनको हरिजन नाम दिया था उन्होंने, और वहाँ वो सफाई करते थे, गंदगी की सफाई करते थे, तो उनसे जुड़ने के लिए करते थे ना। तो कोई भी नेता जब जाता है आम आदमी के पास
तो वो कुछ सीखने भी जाता है और जुड़ने की कोशिश करता है। तो अब हमारे यहाँ तो बड़ा दोहरा सिस्टम है। एक तरफ तो कूड़ा डाल के झाड़ू लगाने की फोटो जो है बहुत तरीके से दिखाई जाती है, आप देखिए, और एक तरफ अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको रिडिक्यूल किया जाता है। मुझे लगता है थोड़ा सा धैर्य के साथ राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। नेता विपक्ष के रूप में भी उनके 2 दिन हुए हैं कि वो कैसे संसद में परफॉर्म करते हैं, कैसे संसद के बाहर परफॉर्म करते हैं। अभी तो ये सत्र बहुत छोटा है, मुझे ये सत्र छोटा है, आगे और सत्र आएंगे। सत्र के अलावा भी जिम्मेदारी है। हाँ। सत्र के अलावा राहुल गांधी की जिम्मेदारी नेता विपक्ष के रूप में सदन के अंदर है, हाँ। और नेता विपक्ष के रूप में सदन के बाहर भी है। पूरे विपक्ष को एकजुट बनाए रखना। अभी विधानसभाओं के चुनाव आएंगे जो आने वाले हैं, हाँ। 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, उसमें कैसे इंडिया गठबंधन एकजुट रहे, कैसे जो लोकसभा में जो समझदारी दिखाई है और सीट शेयरिंग जिस तरह हुई है, सबने मरसिया पढ़ दिया था इंडिया गठबंधन का नीतीश कुमार के जाने के बाद। वो तो पहले ही पढ़ा जा रहा था, लोगों ने कई बार इस पर खबरों के खिलाड़ी में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन कुल मिला के हर चुनौती को झेल के इंडिया गठबंधन आखिर 234 तक पहुंचा ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी वो चुनौतियां हैं उनके सामने। महाराष्ट्र में चुनाव होगा, वहाँ सीट शेयरिंग की जरूरत होगी, अभी झारखंड में होगा, हरियाणा में होगा। आम आदमी पार्टी के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव 2025 में है, हाँ। फरवरी में, तो क्या आम आदमी पार्टी से तनातनी होगी, क्योंकि या पंजाब और केरल वाले मॉडल से चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ जाएंगे, फिर भी साथ रहेंगे। तो ये सब परीक्षाएं भी राहुल गांधी को बतौर नेता विपक्ष देनी है, संसद के अंदर भी देनी है, संसद के बाहर भी देनी है, क्योंकि और साथ साथ सरकार को घेरना भी है, क्योंकि उनके सामने जो सरकार है ना, वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है, वो सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो उसी हिसाब से उनको भी अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी और अपने व्यक्तित्व का विकास भी उसी तरह करना होगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और जाहिर सी बात है सबको यही उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने नेता विपक्ष का पद संभाला, इसको लेकर पहले भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। चुनौतियां राहुल गांधी के सामने भी हैं और चुनौतियां सरकार के सामने भी हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, सबके अपने अपने तर्क हैं। लेकिन क्या होता है, अभी तो बहुत कम समय हुआ है, आगे किस तरह की परिस्थिति बनती है, और उम्मीद यही है कि जो जिम्मेदारी उनको मिली है उसको बखूबी निभाएंगे और सरकार से उन मुद्दों पर जरूर सवाल पूछते रहेंगे जो जनता से जुड़े हैं। जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं, नीट के मुद्दे को वो लगातार उठा रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा वो भी अमरउजाला.com पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।